जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर 28 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 27 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि कर्क रेखा भारत के मध्य भारत से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा में बताते हैं। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कौन वैसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न आपके सामने, शिवालिक का विस्तार है सिंधु और सतलज के मध्य, सतलज और काली के मध्य, सतलज और तीस्ता के मध्य और पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पोतवार बेसिन से लेकर तीस्ता के मध्य। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेव। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि रंगराजन समिति का संबंध किससे? राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या नीति से, भुगतान संतुलन से और बैंक सुधार से। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? कुल बचत पर, कुल मांग पर, कुल उत्पादन पर और कुल आय पर। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी कुल बचत पर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि भारतीय स्टॉक बाजार विनिमय किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं से बी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया गया था। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 2005, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है, ग्रीन मफलर का संबंध है जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, सभी से। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ध्वनि प्रदूषण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ये 2 प्रकार का ज्वार भाटा होता है, एक दीर्घ ज्वार भाटा, एक लघु ज्वार भाटा। दीर्घ ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में अगर आ जाते हैं तो दीर्घ ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। लघु ज्वार भाटा जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण का निर्माण करता है तो लघु ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी उद्यान, गिर, पेंच और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, बब्बर शेर के लिए प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राजा जी उद्यान है किस राज्य में है, तो राजा जी है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। पेंच है जो कि मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के सीमा पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि भारत में नई वन नीति कब लागू की गई। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई, तो 1988 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है। सुपिरियर, मिशिगन, ईरी और ग्रेट बैरियर। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ ग्रेट बैरियर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत और पूर्ण बहुमत। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक साधारण बहुमत पर ही राष्ट्रपति शासन है जो कि लागू हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति शासन कब किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात और 360 के वित्तीय आपात। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। यहाँ पर दो कथन दिया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। लोमेस्टर का इस न्यायालय को प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बताइए इनमें से दोनों में से कौन सा कथन सही है। 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं केवल कथन ए सही है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न आपके सामने, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। चार ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 41वां संविधान संशोधन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उपयुक्त में से सभी, यानी यह भारत की देन है, यह 1962 ईस्वी से जारी है और यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में शून्यकाल रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने के प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। और डी है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराने गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न कि जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया। जनमत संग्रह से, पुलिस कार्रवाई से, विलय पत्र से, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जनमत संग्रह से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 8वीं अनुसूची बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र, वज्रपति, रूपस और रत्नी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे। ऋषभदेव, संभवनाथ, अरिष्टनेमी, अजीतनाथ। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। यहाँ पर द्वितीय तीर्थकर बताना है जैन धर्म के। तो जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर थे वो अजीतनाथ थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, द्वितीय अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ और चौथा अभिनंदन जी और पांचवा सुमतिनाथ और 22वां थे ये अरिष्टनेमी, 23वां थे पार्श्वनाथ और 24वें वर्धमान महावीर जी थे। टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। 26वां प्रश्न है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है वेद से, वेदांग से, उपनिषद से, इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जरा उपनिषद से बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। चौथा, छठा, सातवां और 11वां। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी छठा शिलालेख बिल्कुल ही सही जवाब है। सम्राट अशोक के द्वारा टोटल 14 शिलालेख है जो कि स्थापित किया गया था, जिसमें कि महत्वपूर्ण जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वन रोपण, वृक्ष की रोपना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक किस देश का निवासी था। इटली का, फारस का, पुर्तगाल का, स्पेन का। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक किस देश का निवासी था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 29वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं फारस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर दिया था 1560 में, 62 में, 63 में और 82 में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1562 ईस्वी बिल्कुल ही सही जवाब है। दीन इलाही का स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न आपके सामने प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं एल्ला सापल की संधि बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किस समय में लड़ा गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न के सही आंसर क्या है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में लड़ा गया था। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड एमस्ट्रट बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं टी.आर. होम्स बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। महात्मा गांधी ने, एडोल्फ हिटलर ने, स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए एडोल्फ हिटलर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का विचार हेतु कैबिनेट आयोग, शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग और डी इनमें से सभी कथन सत्य है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर मिलान करना है, जल्दी से इसको मिलान कीजिए। चलिए इसको मिलान करते हैं। पुष्पों को अध्ययन को एंथोलॉजी बोला जाता है, पार्ली पादपों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है, पादप जीवाश्मक अध्ययन को पैलियोवांटनी कहा जाता है और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने। आज ए व्हिटकर द्वारा जीवों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 5 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है। बर्फ़ पर उगने वाला शैवाल को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बर्फ़ पर उगने वाला शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्जीमोन के बीज, पपीता के बीज, जीरा के बीज और धनिया के बीज। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानतः किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो आर्जीमोन के बीज। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विटामिन B2। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि सिनकोना पादप के किस भाग को कुनैन प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सिनकोना के पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त की जाती है? तो उसके छाल से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। 42वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न। कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं क्यूप्रस फ्लावर के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, जल्दी से इसका मिलान कीजिए। यहाँ पर किस तत्व का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कोबाल्ट को कैंसर के उपचार के लिए लाया जाता है, आयोडीन को गलगंड के लिए और रेडियम को द्वितीय कैंसर के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न है आपके सामने। आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? समूह 9, 7, 16, 18। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं समूह 18 बिल्कुल ही सही जवाब है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका निर्माण मोस्ले के द्वारा किया गया है, जिसमें टोटल वर्गों की संख्या है वो 18 है और आवर्त की संख्या है जो कि 7 है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं गोल्ड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है। इसमें सभी कथन सत्य है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही कौन सा है। तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यह एक सदिश राशि जो कि गलत है, यह एक अदिश राशि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं भूकंपीय तरंगों का एस तरंग है, बिल्कुल ही सही जवाब है।
यह एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ 49वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय विक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी गामा किरण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? नीला, पीला, बैंगनी और नारंगी। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रिज्म से जब किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और 7 कलर कौन कौन सा होता है? तो सबसे जो नीचे कलर रहता है वो बैंगनी रहता है, सबसे ऊपर रहता है वो लाल होता है। बे जानिया पिनाला इसको शॉर्ट से याद करते हैं। बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला और हा से हरा, पी से पीला, नी से बैजानिया, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 कलर होता है। लाल जो कि सबसे ऊपर आता है इसका विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी कलर का विचलन सबसे अधिक होता है। जिसका विचलन सबसे अधिक होता है उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है और जिसका विचलन सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सेशन का अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।